बड़ी खबर यह है कि कोरोना कंट्रोल के लिए मुख्यमंत्री का तूफानी दौरा जारी है। आज बस्ती और सिद्धार्थनगर में तैयारियां देखेंगे मुख्यमंत्री और अब से थोड़ी देर बाद गोरखपुर से सिद्धार्थनगर के लिए रवाना होंगे सीएम। सिद्धार्थनगर में निरीक्षण के बाद वो बस्ती पहुंच जाएंगे और बस्ती में निरीक्षण के बाद शाम को लखनऊ में आज एक अहम बैठक भी करेंगे। तो आज भी ताबड़तोड़ दौरे मुख्यमंत्री के और आज भी वो पूर्वांचल में। कोरोना कंट्रोल के लिए मुख्यमंत्री का जिलेवार तूफानी दौरा जारी। बस्ती और सिद्धार्थनगर में आज मुख्यमंत्री तैयारियां देखेंगे, असेसमेंट करेंगे, उसका जरूरी निर्देश देंगे, कहीं खामी है तो उसको दुरुस्त करने के बारे में कहेंगे। उत्साहवर्धन भी करते हैं वो स्वास्थ्य विभाग के लोगों का, कोरोना वॉरियर्स का, फ्रंटलाइन वर्कर्स का। तो बस्ती और सिद्धार्थनगर में आज रहेंगे मुख्यमंत्री और फिर शाम को लखनऊ में एक महत्वपूर्ण बैठक करेंगे। गोरखपुर से ही वो रवाना होंगे बस्ती और सिद्धार्थनगर के लिए और फिर वहां से वो लखनऊ पहुंचेंगे। शाम को लखनऊ में बैठक करेंगे। जिलेवार तूफानी दौरे जारी कोरोना कंट्रोल के लिए मुख्यमंत्री बस्ती और सिद्धार्थनगर के दौरे पर रहेंगे आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। थोड़ी देर बाद गोरखपुर से सिद्धार्थनगर के लिए रवाना होंगे, फिर सिद्धार्थनगर से दोपहर वो बस्ती पहुंच जाएंगे। दोपहर 2:30 बजे के आसपास गांव का भ्रमण करने के लिए निकलेंगे बस्ती के किसी भी गांव का मुख्यमंत्री और फिर दोपहर 3 बजे अफसरों के साथ बस्ती में बैठक करेंगे। दोपहर 12 बजे इधर सिद्धार्थनगर में एक प्रेस ब्रीफिंग भी करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। तूफानी दौरे जारी मुख्यमंत्री के, सिद्धार्थनगर और बस्ती में रहेंगे आज। तो आज बस्ती और सिद्धार्थनगर में तैयारियां देखेंगे मुख्यमंत्री, शाम को लखनऊ में बैठक करेंगे। और प्रयागराज में एबीपी गंगा की खबर का बहुत बड़ा असर हुआ है। श्रृंगवेरपुर में बहुत जल्द विद्युत शवदाह गृह बनेगा। जी हां, घाट पर राजस्व विभाग ने 4 बिस्वा जमीन को चिन्हित किया है। लेखपाल ने प्रस्ताव तैयार करके एसडीएम को भेज दिया है। डीएम की ओर से शासन को इस बाबत प्रस्ताव भेजा जाएगा और शासन की मंजूरी मिलने के बाद बहुत जल्द वहां पर विद्युत शवदाह गृह बनेगा। श्रृंगवेरपुर घाट पर शव दफनाने की परंपरा खत्म होगी। विद्युत शवदाह गृह बनने से कम समय और कम खर्च में लोग दाह संस्कार कर पाएंगे। एनजीटी ने भी गंगा के आसपास शवों को दफन करने पर रोक लगाई हुई है, लेकिन जो हुआ पिछले दिनों उससे सख्ते में है सभी। उसके बाद चुनरी हटाने का, शवों के ऊपर से चुनरी हटाने का जो प्रकरण सामने आया, बहुत बड़ी संख्या में गंगा की रेती के किनारे शवों को दफनाया गया था। दफनाए गए शवों की तादाद काफ़ी ज़्यादा होने की वजह से जो श्रृंगवेरपुर का घाट था, जो शमशान घाट था, वो कब्रिस्तान में तब्दील होता नजर आ रहा था। बड़ी संख्या में शवों को दफनाए जाने से तमाम सवाल खड़े हो रहे थे, तमाम विवाद पैदा हो गए थे। निश्चित तौर पर कुछ लोगों ने शवों को परंपरा के मुताबिक दफनाया था, लेकिन बहुत बड़ी संख्या ऐसे लोगों की भी थी जो कोरोना की दूसरी लहर में आर्थिक तंगी की वजह से शवों को दफना रहे थे, चुपचाप शवों को दफना कर वापस जा रहे थे, क्योंकि अंतिम संस्कार का खर्च बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। लोगों के पास पैसे नहीं थे। ऐसे में सरकारी अमले ने अब एक अच्छी पहल की है और श्रृंगवेरपुर में अब विद्युत शवदाह गृह बनवाने का फैसला किया है। हमारे ठीक सामने जो आप टीन शेड देख रहे हैं, एक पक्का चबूतरा देख रहे हैं, वहां पर विद्युत शवदाह गृह बनाया जाएगा। इसके लिए प्रस्ताव तैयार कर लिया गया है, डीएम को प्रस्ताव बनाकर दे दिया गया है। डीएम के जरिए यह प्रस्ताव शासन को भेजा जाएगा और जल्द ही इस पर काम शुरू हो जाएगा। हमारे पास जो जानकारी है, सरकारी अमले ने जो जानकारी दी है, उसके मुताबिक अगले 4 से 5 महीने के अंदर यहाँ पर विद्युत शवदाह गृह बनकर तैयार हो जाएगा। और ये खास कवायद इसलिए की गई है कि कभी फिर जब गरीबी या आर्थिक तंगी की वजह से लोग शव दफनाने के लिए आते हैं तो उन्हें रोका जाए और ऐसे लोगों को उन्हें विद्युत शवदाह गृह में शवों का अंतिम संस्कार करने के लिए तैयार किया जाए। तो साफ तौर पर कहा जा सकता है कि श्रृंगवेरपुर में जो शवों को दफनाया गया था, उसको बाद जो है सरकारी अमला अब हरकत में आया है और उसने कुछ ऐसी पहल शुरू की है ताकि भविष्य में इस तरीके की घटनाएं न हो सकें। कैमरामैन रोहित श्रीवास्तव के साथ मोहम्मद मोइन, एबीपी गंगा, प्रयागराज। अब हम सीधा प्रयागराज चलेंगे। मोहम्मद मोइन इस वक्त सीधा कनेक्ट हैं, उनसे हम और ज्यादा विस्तार से समझते हैं कि कैसे ये योजना आगे बढ़ रही है और कब तक इसके क्रियान्वयन को पूरा कर लिया जाएगा, शवदाह गृह बन जाएगा। बताइए मोइन, ये कैसे शुरू हुआ और अभी फिलहाल ये बात कहां पर पहुंची है, कब तक पूरी हो जाएगी? जी बिल्कुल, कोरोना
की दूसरी लहर में जब मौतों की संख्या अचानक बढ़ी तो हमने देखा कि प्रयागराज में गंगा के किनारे के जो घाट थे, चाहे वो श्रृंगवेरपुर घाट हो, चाहे फाफामऊ घाट हो, सभी जगहों पर गंगा के ठीक किनारे बहुत बड़ी संख्या में शवों को दफना दिया गया था और जो शमशान घाट थे वो कब्रिस्तान में तब्दील होते नजर आए थे। इसे लेकर तमाम विवाद पैदा हुए थे, तमाम सवाल खड़े हुए थे और दावा ये किया जा रहा था कि बहुत बड़ी संख्या ऐसे लोगों की है जिन्होंने गरीबी और आर्थिक तंगी की वजह से शवों को दफनाया, क्योंकि उनके पास दाह संस्कार के लिए पैसे नहीं थे। बहरहाल इस मामले में बाद में सरकार ने दखल दिया था। अंतिम संस्कार जो गरीब लोग हैं उनकी मदद के लिए फंड का अरेंजमेंट किया था, कहा था 5,000 रुपए तक की मदद की जाएगी। उसके बाद इस संख्या में कमी आई थी। ऐसे मामलों में भविष्य में जब कभी ऐसा होता है कि लोगों को गरीबी या आर्थिक समस्या का सामना पड़ने की वजह से शवों को दफनाना पड़े, ऐसी स्थिति से बचने के लिए सरकारी अमले ने अब श्रृंगवेरपुर घाट पर विद्युत शवदाह बनाने का फैसला किया है। इसके लिए बाकायदा प्रस्ताव तैयार कर लिया गया है, 4 बिस्वा जमीन चिन्हित कर ली गई है और जल्द ही ये प्रस्ताव शासन को भेजा जाएगा और मौखिक तौर पर हमें जो जानकारी मिली है मंजूरी भी मिल चुकी है और जल्द ही इस पर काम शुरू होगा और अगले 4 से 5 महीने के अंदर ये काम तैयार हो जाएगा। जो विद्युत शवदाह है वो बनकर तैयार हो जाएगा। फिर वहां पर शवों को जो है वो विद्युत शवदाह में अंतिम संस्कार किया जा सकेगा। तो कभी अगर किसी के साथ विपरीत परिस्थिति आती है, दूसरे हालात पैदा होते हैं, तो ऐसे लोगों को शवों में दफनाने के बजाय विद्युत शवदाह में अंतिम संस्कार कराया जाएगा। ये अहम फैसला सरकार ने इसलिए भी किया है क्योंकि एबीपी गंगा ने इस खबर को बहुत प्रमुखता से दिखाया था और तमाम लोगों ने दावे किए थे कि उन्होंने गरीबी, बेबसी और लाचारी की वजह से ही शवों को दफनाया है। तो गंगा को प्रदूषित होने से बचाने के लिए और लोगों को आर्थिक तौर पर मदद मुहैया कराने के लिए अंतिम संस्कार सम्मानजनक तरीके से हो सके, इन सब वजहों से यह फैसला लिया गया है और उम्मीद ये जताई जा रही है कि बहुत जल्द इस पर काम भी शुरू हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया आपका मोहम्मद मोइन इन जानकारियों के लिए। आपने महत्वपूर्ण अपडेट दी और ये एबीपी गंगा की खबर का असर भी है। ये एक सकारात्मक कदम प्रशासनिक अमले की ओर से और मौखिक स्वीकृति भी मिल चुकी है, जैसा कि अभी मोइन बता रहे थे। तो 4 से 5 महीने के भीतर ये विद्युत शवदाह श्रृंगवेरपुर में बनकर तैयार हो सकता है। आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर है मुख्तार अंसारी से जुड़ी हुई। फिलहाल मुख्तार अंसारी की जेल नहीं बदली जाएगी। मुख्तार को अभी बांदा जेल में ही रखने की तैयारी में है उत्तर प्रदेश सरकार। सुरक्षा और दूसरे कारणों से मुख्तार को बांदा जेल में ही रखा जाएगा। प्रयागराज की एमपी एमएलए कोर्ट से अब मुख्तार की जेल बदलने की सिफारिश भी नहीं करेगी सरकार। कोर्ट की ओर से राय मांगे जाने पर मुख्तार को बांदा जेल में ही रखने की वकालत करेगी सरकार। मुख्तार को 50 दिन बांदा जेल में रखने के अनुभव के आधार पर यह फैसला लिया गया है। मुख्तार को जेल शिफ्ट करने वाले जेल महकमे के एक बड़े अफसर ने इस बात की जानकारी दी। हालांकि सख्ती के चलते बाहुबली मुख्तार खुद किसी दूसरी जेल में शिफ्ट होना चाहता है, लेकिन कोर्ट में सरकार उसे बांदा जेल में ही रखने की वकालत करेगी। मोहम्मद मोइन लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, इस बाबत भी उनके पास अपडेट्स हैं। ऐसा क्यों करेगी सरकार? बांदा जेल से पहले शिफ्ट किए जाने की बात थी, हमने बहुत सारे इस बारे में चर्चा भी की थी मोइन कि उन्हें नैनी जेल या कहीं और शिफ्ट किया जा सकता है, लेकिन अब वहीं पर रखने की बात क्यों कर सकती है सरकार? देखिए, मुख्तार अंसारी को जब पंजाब की रोपड़ जेल से उत्तर प्रदेश लाया गया था तो चर्चा यही थी कि उन्हें कुछ ही दिन जो है वो बांदा जेल में रखा जाएगा, उसके बाद किसी सेंट्रल जेल में शिफ्ट कर दिया जाएगा। और 2 जेल ऐसी थी जहां विकल्प के तौर पर जिसे चुना गया था, उनमें सबसे प्रमुख थी प्रयागराज की नैनी सेंट्रल जेल, इसके अलावा जो वेस्टर्न यूपी की फतेहगढ़ सेंट्रल जेल है, इन 2 जेलों को विकल्प के तौर पर रखा गया था। लेकिन 50 दिनों का समय पूरा हो चुका है बांदा जेल में मुख्तार अंसारी के रहते हुए, और जिस तरीके की सुरक्षा व्यवस्था तैयार की गई थी, नए तरीके से वहां का सुरक्षा लेआउट तैयार कराया गया था। बांदा जेल का त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था कर दी गई थी, सीसीटीवी कैमरों का जाल बिछा दिया गया था, जेल परिसर से लेकर कैंपस के बाहर तक नए सिरे से सुरक्षा के इंतजाम किए गए थे। तो उसे लेकर सरकार अब पूरी तरह से संतुष्ट है और वो ये मानती है कि मुख्तार अंसारी को रखने के लिए बांदा जेल जो है वो पुख्ता जगह है, वहां पर सुरक्षा से लेकर कोई समझौता नहीं हो सकेगा। मुख्तार अंसारी अपनी मर्जी भी नहीं कर सकेगा वहां उस जेल में, वहां उसे जेल के नियम कायदे कानूनों के मुताबिक ही रहना होगा और वो रह भी रहा है। तो जो 50 दिनों का अनुभव है उस आधार पर सरकार ने फैसला किया है कि उसकी जेल बदलने की सिफारिश नहीं की जाएगी। और अगर प्रयागराज की एमपी एमएलए कोर्ट जिसे मुख्तार के आगे जेल में किस जेल में रखा जाना है उस बारे में फैसला लेना है, तो अगर कोर्ट सरकार से राय मांगती है
तो सरकार की तरफ से यही कहा जाएगा कि फिलहाल उसे बांदा जेल में ही रखा जाए, उसे किसी दूसरे जेल में भेजने की, जेल बदलने की कोई जरूरत नहीं है। तो ये सरकारी सूत्रों की तरफ से हमें जानकारी मिली है कि मुख्तार अंसारी अब बांदा जेल में ही रहेगा और उसकी जेल फिलहाल नहीं बदली जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया आपका मुख्तार अंसारी के बारे में बताने के लिए कि वो बांदा जेल में ही रखा जाएगा। इस बात की वकालत कर सकती है कोर्ट से सरकार, अगर सरकार से कोर्ट पूछता है। बहुत बहुत धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं। यूपी में कोरोना का ताजा आंकड़ा सामने आ गया है। प्रदेश में 24 घंटे में कोविड के 3,278 नए मामले सामने आए। 24 घंटे के दौरान 6,995 लोग कोरोना के संक्रमण से मुक्त भी हुए हैं। प्रदेश में कल 3,47,821 सैंपल्स की टेस्टिंग हुई। प्रदेश में अब कोरोना के 58,270 एक्टिव केसेस हैं। 30 अप्रैल को प्रदेश में सबसे ज्यादा 3,10,784 एक्टिव केसेस थे। पीक से 81.26% कम हो गए एक्टिव केसेस। ये राहत भरी खबर बेशक। 58,270 एक्टिव केसेस ही रह गए हैं प्रदेश में। अब 3,278 नए मामले सामने आए हैं, यानी आंकड़ा फिर कम हुआ है। और 6,995 मरीज ठीक होकर हैं, या तो डिस्चार्ज हुए हैं या तो घर में ही स्वास्थ्य लाभ कर रहे हैं। 58,270 एक्टिव केसेस रह गए हैं प्रदेश में। 30 अप्रैल को सबसे ज्यादा 3,10,000 से भी ज्यादा एक्टिव केसेस थे प्रदेश में। और वहां से अगर देखा जाए तो 81% से ज्यादा गिरावट दर्ज की गई है एक्टिव केसेस में पूरे प्रदेश में। तो देश में नए कोरोना के आंकड़े सामने आए। पिछले 24 घंटों में कोरोना के 2,11,298 नए मामले सामने आए। मौतों का आंकड़ा है इसी 24 घंटे के बीच में 3,847। और इन्हीं 24 घंटों में 2,83,135 लोग ठीक होकर डिस्चार्ज हुए। अब तक 20,26,95,874 लोगों का टीकाकरण भी हो गया है देश में। तो बड़ी खबर, कोरोना अपडेट हम आपको दे रहे हैं पूरे देश की। 2,11,000 से ज्यादा मामले, 3,847 मरीजों की मौत पिछले 24 घंटों में। 2,83,135 लोग ठीक हुए हैं पिछले 24 घंटों में। और नया आंकड़ा टीकाकरण का 20,26,00,000 से ज्यादा लोगों का टीकाकरण हो चुका है पूरे देश में। तो ये कोरोना के बिल्कुल ताजा आंकड़े हम आपको दे रहे हैं इंडिया वाइड पूरे देश के हिसाब से। 2,11,000 मामले और 20,26,95,874 लोगों का टीकाकरण पूरे देश में। इनमें से कई ऐसे हैं, ज्यादातर ऐसे हैं जिनको पहली डोज ही लगी है। और यूपी में कोरोना से जुड़े मामलों की मॉनिटरिंग कर रही इलाहाबाद हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच में आज एक बार फिर से सुनवाई होगी। और आज की सुनवाई के दौरान उत्तर प्रदेश सरकार जहां ग्रामीण इलाकों में कोरोना की रोकथाम के लिए किए जा रहे उपायों के बारे में कोर्ट को जानकारी देगी, तो वहीं केंद्र सरकार वैक्सीन को लेकर अपना हलफनामा पेश करेगी। पिछली सुनवाई में अदालत ने केंद्र और उत्तर प्रदेश सरकार को कई जरूरी दिशा निर्देश दिए थे और कई बिंदुओं पर सरकार से जवाब भी तलब किया था। आज अपेक्षा की जा रही है कि सरकार उन बिंदुओं पर कोर्ट को अपना जवाब प्रस्तुत करेगा, चाहे वो प्रदेश की सरकार हो या फिर देश की सरकार हो, केंद्र सरकार हो। वैक्सीन के मामले में केंद्र सरकार को एफिडेविट दाखिल करना है और कोर्ट के डायरेक्टिव्स पर उत्तर प्रदेश सरकार ने क्या काम किया है, इसके बारे में कोर्ट को बताएगी उत्तर प्रदेश सरकार। बड़ी अपडेट है। आज तूफान की आड़ से पूर्वांचल के कई जिलों में रेड अलर्ट है। 27 और 28 मई को पूर्वांचल के कई हिस्सों में भारी बारिश का अलर्ट है। बलिया, गाजीपुर और मऊ में भारी बारिश की आशंका है। ऐसे ही वाराणसी, चंदौली, भदोही और मिर्जापुर, सोनभद्र में भी बारिश का अलर्ट है। प्रशासनिक अमले ने कमर कस ली है और लोगों से सावधान रहने की अपील की। बलिया, गाजीपुर और मऊ में भारी बारिश की आशंका। वाराणसी, चंदौली, भदोही, मिर्जापुर, सोनभद्र में भी बारिश का अलर्ट। प्रशासनिक अमले ने अपनी कमर कस ली है, लोगों को सावधान रहने के लिए कहा। यास तूफान की आहट पूर्वांचल के कई जिलों में। अगली खबर कन्नौज से है। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर हादसा हो गया है। तेज रफ्तार कार डिवाइडर से जा टकराई है, पलट गई। हादसे में एक शख्स की मौत की खबर आ रही है।
2 लोग घायल बताए जा रहे हैं। यह हादसा अलीगढ़ से लखनऊ जाते वक्त हुआ। ठठिया तिरवा बॉर्डर का यह सारा मामला है। बड़ी खबर, इस हादसे में एक व्यक्ति की मौत, 2 लोग घायल। अलीगढ़ से लखनऊ जाते वक्त यह हादसा हुआ। और अगली बड़ी खबर कानपुर से, जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही सामने आई है। निर्माणाधीन बिल्डिंग में ही कोविड अस्पताल चलता रहा। शहर के निजी अस्पताल फॉर्च्यून अस्पताल ने दर्जनों कोविड रोगियों का निर्माणाधीन बिल्डिंग में इलाज किया। मरीजों की जान को खतरे में डालकर कोरोना का इलाज करने का आरोप। कोविड अस्पताल का दर्जा खत्म होने के बाद मरीजों पर खतरे की याद आई है। एसीएम 3 ने अस्पताल संचालक पर रिपोर्ट दर्ज कराई है। अस्पताल संचालक पर धारा 336 और 188 समेत गंभीर धाराओं में रिपोर्ट दर्ज की गई। अस्पताल संचालक का कहना है कि जांच के बाद कोविड का दर्जा मिला। स्टैटिक मजिस्ट्रेट भी वहां पर तैनात रहे, तब कोई परेशानी नहीं हुई। फॉर्च्यून अस्पताल पर मरीज से ओवर बिलिंग के भी आरोप लगे हैं, जो जांच में सही पाए गए। निर्माणाधीन बिल्डिंग में ही कोविड का अस्पताल चलता रहा। दर्जनों कोविड रोगियों का निर्माणाधीन बिल्डिंग में ही इलाज कर दिया गया। अब यह बात सामने आ रही है। अब रिपोर्ट दर्ज की गई है। शहर के निजी अस्पताल फॉर्च्यून की लापरवाही देखिए आप। कैसे इसे मान्यता मिली, यह बहुत बड़ा सवाल। कार्रवाई उन अफसरों पर होनी चाहिए जिन्होंने इसे कोविड अस्पताल का दर्जा दिया, मान्यता दी और इसमें कोविड रोगियों का इलाज भी होता रहा। जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही देखिए आपका। फॉर्च्यून हॉस्पिटल निर्माणाधीन अंडर कंस्ट्रक्शन जो बिल्डिंग थी उसमें चलता रहा। दर्जनों कोविड रोगी इसी अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग में ट्रीट किए गए, उनका इलाज किया गया। शहर के निजी अस्पताल फॉर्च्यून की लापरवाही का मामला सामने आ रहा है कानपुर से। जान खतरे में डालकर कोरोना का इलाज करने का आरोप। कानपुर जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही देखिए आप। कैसे अप्रूवल मिला इस हॉस्पिटल को, यह बहुत बड़ा प्रश्न है। अगली बड़ी खबर भी कानपुर से ही है। हैलेट हॉस्पिटल में मेडिकल कॉलेज प्राचार्य का छापा। जी हां, कई डॉक्टर और कर्मचारी इस छापे के दौरान नदारद मिले। इमरजेंसी में गंभीर मरीजों का इलाज कर रहे थे इंटर्न। गायब जूनियर डॉक्टर से 24 घंटे के अंदर स्पष्टीकरण मांगा गया है। किसी मरीज की देर रात डीएम को शिकायत गई, उसके बाद प्राचार्य ने छापे मारे। न्यूरो कोविड अस्पताल में जूनियर डॉक्टर्स गायब मिले। मैटरनिटी अस्पताल में एक सिस्टर और वार्ड बॉय ड्यूटी से गायब मिले। सेकेंड ईयर का एक जूनियर डॉक्टर भी नहीं मिला। थर्ड ईयर के जूनियर और सीनियर भी नदारद थे। बड़ी मात्रा में जूनियर डॉक्टर्स गायब थे। इंटर्न से इलाज चल रहा था। जब शिकायत हुई तो प्राचार्य ने छापा मारा और ये चीजें सामने आई। इमरजेंसी में गंभीर मरीजों का इलाज कर रहे थे इंटर्न छात्र। 24 घंटे में इन गायब जूनियर डॉक्टर्स से स्पष्टीकरण मांगा गया। डीएम के पास शिकायत की गई रात को, उसके बाद प्राचार्य महोदय ने छापा मारा है। हैलेट हॉस्पिटल में मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य ने छापा मारा। कई डॉक्टर्स और कई कर्मचारी इस दौरान नदारद थे। ये स्थिति है कानपुर में। अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग में एक कोविड हॉस्पिटल को मान्यता मिल जाती है, वहां पर इलाज चलता है। हैलेट हॉस्पिटल जो कि नामी हॉस्पिटल है, वहां से कई जूनियर डॉक्टर्स और स्टाफ गायब रहता है। शिकायत करने के बाद चीजें सामने आती हैं। कानपुर में कोविड की स्थितियां सुधरी जरूर हैं, लेकिन स्वास्थ्य के हालात, स्वास्थ्य व्यवस्था वैसे ही दिखाई दे रही है जैसे किसी सामान्य दौर में थी। डीएम की शिकायत पर प्राचार्य ने छापेमारी की और तभी जाके ये चीजें सामने आई हैं। बड़ी अपडेट कानपुर से। कई डॉक्टर्स और कर्मचारी छापे के दौरान नदारद। आरबी कमल मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। प्राचार्य महोदय, स्वागत आपका एबीपी गंगा पर। जब आपने रेड की तो किन कारणों से की और क्या दिखा आपको वहां पे?
मैं रात में गया था कि वो स्टाफ को चेक करने के लिए कि सारा स्टाफ वहाँ पर डॉक्टर हैं ड्यूटी पर कि नहीं। तो जब मैं गया था इमरजेंसी में, हमारे सभी लोग थे वहाँ काम कर रहे थे। मैटर्निटी विंग में एक स्टाफ नर्स थी जी, जो वहाँ पर नहीं थी, रजिस्टर में उपस्थित पंजीयन के सिग्नेचर नहीं थे जी, और सेकंड जब मैंने न्यूरो साइंस बिल्डिंग गया तो वहाँ पर एक जूनियर डॉक्टर जिन्होंने बताया कि हम तबीयत खराब थी इसलिए हम नहीं जा पाए। वो जी। लोग ऑप्शन में देते, उनके नोटिस जारी कर दिया था कि यह तबीयत खराब थी तो इन्फॉर्म क्यों नहीं किया। तो ऐसे माहौल में जी, बिना बताए बैठना, क्योंकि वहाँ मरीज भर्ती थे, अगर पहले से इन्फॉर्म हो जाए तो दूसरे एम्प्लॉय को वहाँ लगा दिए जाए। जी। तो उनको मैंने नोटिस जारी कर दिया है। कितने लोगों को कमल साहब आपने नोटिस जारी किया है, संख्या बताइए। 2 लोग हैं। तो सिर्फ 2 लोग ही ड्यूटी पर से नदारद मिले? केवल 2 लोग। शिफ्ट में 3-3 लोग लगते हैं, 2 वार्ड बॉय, 2 सफाई कर्मचारी, 2 सिस्टर एक फ्लोर पर, तो वही थे। और क्योंकि समय पेशेंट कम है तो एक ही फ्लोर पर दोनों बिल्डिंगों मरीज हैं, ज्यादा वहाँ पर मैन पावर नहीं है, इसलिए मात्र 2 लोग जो थे उनको मैंने नोटिस जारी कर दिया। हमारे पास जो खबर है कमल साहब, उसमें द्वितीय और तृतीय वर्ष के भी डॉक्टर्स जो थे उनकी ड्यूटी भी थी, वो नदारद थे। नहीं, वो जीआर बता रहा हूँ ना, वो इमरजेंसी में जीआर थे, जीआर दोनों बैठे थे, इंटर्न बैठे थे जी, इमरजेंसी। हाँ, वो दोनों बैठे थे, उनको मैंने नाम नोट कर लिए थे कितने लोग हैं। वो इमरजेंसी है, इमरजेंसी में जो हमारी इमरजेंसी ओटी बंद चल रही है अभी जी, ऊपर, जो केवल माइनर ओटी चल रही थी। और कल से मैंने ऑर्डर वहाँ भी कर दिया है, अब आज से वहाँ पर डॉक्टरों की ड्यूटी लग गई, आज से ओटी हमारी चालू हो गई। ठीक है। आरबी कमल साहब, बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए और ये जानकारी हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। और एक बड़ी खबर आपको दे दें, आज फिर से पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ गए। पेट्रोल 24 पैसे और डीजल 29 पैसे महंगा हो गया है। 15 दिनों में पेट्रोल के दाम 3 रुपए 33 पैसे बढ़ गए। 15 दिनों में डीजल के दाम 3 रुपए 85 पैसे बढ़ गए। दिल्ली में पेट्रोल 93 रुपए 68 पैसे प्रति लीटर हो गया है। दिल्ली में डीजल 84 रुपए 61 पैसे प्रति लीटर हो गया है। इसी बड़ी अपडेट के साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही।